हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, अभी बीपीएससी प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो लोग भी बीपीएससी सीडीपीओ, बिहार ऑडिट सर्विस यानी एएओ या बीपीएससी 67 या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखिएगा किस तरह के सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। इसमें आज जनगणना 2011 के भी सवाल कराए जाएंगे जो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं। बार बार सवाल पूछा ही जाता है। ऑडिटर के एग्ज़ाम में 7 से 8 सवाल 2011 के जनगणना पे थे। उसका अलग से वीडियो भी बनाया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए। बिहार का अलग है और भारत का जनगणना 2011 अलग है। आइए देखें, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए देखें, पहला सवाल G15 है, G15 क्या है? बहुत अच्छा सवाल है ये भी। G15 किसको बोलते हैं? ये विश्व के विकासशील देशों का संगठन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए डिटेल में भी दिखा देते हैं। G15 विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ाने हेतु स्थापित एक अनौपचारिक संगठन है। इसकी स्थापना सितंबर 1989 में बेलग्रेड यानी कि यूगोस्लाविया के नॉर्वे निर्गुट शिखर सम्मेलन के समय हुई थी। पूरी बातों को समझते हुए चलिएगा, सवाल यहीं से बनता है। G15 का सचिवालय जिनेवा स्थित प्रौद्योगिकी सेवा सुविधा से संचालित होता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखें अगला सवाल। इन देशों में से कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था। G8 जो अब फिर से G7 हो गया है, पहले ये G7 ही था। इसमें जो है स्पेन सदस्य नहीं है। आइए डिटेल में दिखा दें कौन कौन सा देश इसमें शामिल हैं। जानकारी रखना पड़ेगा। G7 पर अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। प्रारंभ में G7 विश्व के 7 औद्योगिक रूप से विकसित गैर समाजवादी देशों का एक संगठन था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली एवं जापान सम्मिलित थे। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, सवाल बार बार बनता है इसलिए बताया जा रहा है। वर्ष 1997 में रूस भी इस संगठन का सदस्य बन गया, अतः इसे G8 के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में रूस की सदस्यता निलंबित होने के कारण इसे पुनः G7 कहा जाने लगा। पूरी बातों को समझ लीजिएगा और लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जो लोग भी नहीं किए हैं ज़रूर करिए। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत अच्छा सवाल ये भी पूछा गया था। इसका सही जवाब है भारत सहायता क्लब के नाम से भारतीय विकास फोरम जाना जाता था। ये भारतीय विकास फोरम IDF को पहले भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था, इसलिए ध्यान रखिएगा। सवाल ये बन चुका है बीपीएससी में, आगे भी बन सकता है। आइए देखें अगला सवाल। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन और खनिज संपदा में से वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। वर्तमान विभाजित बिहार राज्य में आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। दोस्तों, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2021 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति है। जब सवाल पूछा गया था 2007 में तो 2007 के अनुसार था, लेकिन मैंने लेटेस्ट बना दिया 2021 में पूछा जा सकता है विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। वर्तमान में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे धनी व्यक्ति विश्व में जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस कौन है, सबको पता होना चाहिए। आइए डिटेल में दिखा दें कौन कौन हैं। अप्रैल 2021 में जारी फोर्ब्स की 35वीं सूची में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस लगातार चौथे साल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा।
जेफ बेजोस के पास 177 बिलियन डॉलर की संपत्ति है और एलन मास्क 151 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने हैं। वहीं भारत के मुकेश अंबानी दुनिया के 10वें सबसे अमीर आदमी बने हैं। ये भी ज़रूर नोट कीजिएगा। अपने भारत के हैं मुकेश अंबानी, जिनको कि विश्व में 10वां स्थान मिला है सबसे अमीर व्यक्तियों में। आइए देखें अगला सवाल। आसियान इसके लिए है। आसियान किसके लिए है? ASEAN का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ध्यान रखिएगा, आसियान ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है। से भी ध्यान रखते हुए चलेंगे। सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, वैसे ही बताए जा रहे हैं। अब आइए थोड़ा जनगणना पे भी देख लें। जनगणना 2011 के सवाल जो बार बार पूछे ही जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कितने नंबर का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? किस स्थान पे है बिहार का स्थान जनसंख्या में? जनसंख्या बिहार में कुछ ज़्यादा ही है, ये तीसरे स्थान पर है। बिहार जो है भारत के तीसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 राज्य का नाम जरूर ध्यान रखा कीजिए। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार का नंबर आता है तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल का। इन्हें जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे। सवाल बार बार बनता है। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बहुत बार ये सवाल बना है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार इसमें से बिहार अपने में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। कितना है जनसंख्या घनत्व सबको पता होना चाहिए। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है जानना। सवाल बार बार बनता ही है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए राज्यों में जनघनत्व निम्नवत है। केरल में 860 के लगभग है, हरियाणा में 573 के लगभग, बिहार में 1106 व्यक्ति तथा उत्तर प्रदेश में 829 हैं। स्पष्ट है कि बिहार का जनघनत्व सर्वाधिक है, इसलिए ध्यान रखिएगा बिहार का कितना है, 1106 है। नोट जरूर कर लीजिएगा। सवाल बनता ही है और बनना भी चाहिए आगे। आइए देखें अगला सवाल। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? इस ऑडिटर के एग्जाम में भी इस तरह के सवाल बना था। दिए गए राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या है। कितनी है आइए डिटेल में दिखाते हुए चलें। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या निम्न है। बिहार में 1,65,67,325 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4,13,57,608 हैं। पश्चिम बंगाल में 2,14,63,270 और पंजाब में 88,60,179 हैं। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या, इसलिए दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं उस पर निकाला जाता है। ऑडिटर एग्जाम में भी ऑप्शन था। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार 324 व्यक्ति था प्रति वर्ग किलोमीटर में, लेकिन जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले कुल व्यक्तियों की औसत जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के स्तर पर है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जरूर ये सवाल से बनता है
ऑडिटर के एग्जाम में भी बना था, ध्यान होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? 8, 9, 10 या 12%? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है लगभग 9%। ध्यान रखिएगा कैसे है, कितना है जनसंख्या, ये दिखा देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की लगभग 9% जनसंख्या बिहार में निवास करती है। बिहार की जनसंख्या कितनी है सबको पता होना चाहिए। नोट जरूर कर लीजिए। 10,40,99,452 के लगभग जनसंख्या पे भी सवाल बन चुका है। मैंने नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे मिक्स हो जा रहा था। जनसंख्या जरूर नोट कीजिए, उस पर भी सवाल बनता है। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छे सवाल हैं। शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर क्या है सवाल बन चुका है और इसे बनते हैं। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। इसलिए ध्यान रखिएगा शिशु मृत्यु दर किसको कहते हैं। हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ध्यान जरूर रखिएगा। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन मई 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 48, उत्तर प्रदेश में 43, असम और छत्तीसगढ़ में 41, उड़ीसा में 40 में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। बिहार में शिशु मृत्यु दर 32 है। इसे भी जरूर ध्यान रखा कीजिए, इसलिए बिहार को भी ऐड किया गया है। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता दर की वृद्धि है। साक्षरता दर की वृद्धि 2001 से 2011 में लगभग 9.20% है। इसलिए ध्यान रखिएगा क्यों है, आइए दिखा दें। वर्ष 2001 से 2011 तक साक्षरता दर में वृद्धि 9.20% है। 2001 में लगभग 64.8% था, जो 2011 में 74.0% हो गया। साक्षरता दर बता रहे हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी के लगभग है, कुछ ऊपर नीचे भी कहीं कहीं हर जगह ऑनलाइनों में खोजो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसी के आसपास है। 74.04 भी दिया है कहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे। आइए देखें अगला सवाल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी। सवाल बहुत ज़्यादा ये विवाद हुआ था। 64 BPSC का सवाल है ये, क्योंकि लगभग 65.5% के लगभग है, लेकिन यहाँ पे BPSC ने ई ऑप्शन दिया था विवाद के कारण। ई ऑप्शन क्यों दिया था आइए डिटेल में दिखा देते हैं ताकि आपको भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ई ऑप्शन BPSC का सबसे खास ऑप्शन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.1% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। दम उसके 65.5 भी दिया था, फिर भी नहीं माना BPSC। 65.46 था और 65.5% को भी गलत बताया, फिर भी BPSC ने इसका सही उत्तर ई माना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत रिस्की था बताया जा रहा है इसलिए, ताकि आपका आगे गलत नहीं हो। 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? सवाल बन चुका है ये भी। 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष में से 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष मानी गई है। इसलिए ध्यान रखिएगा 5 वर्ष निर्धारित है, इसमें 5 वर्ष नहीं दिया है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए गए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। इसलिए 5 वर्ष है, इसमें कहीं दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हुआ। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने वाला। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए।
लाइक तो बनता ही है दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।